चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, मौलिक अधिकार हम लोग देख रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, और बताया था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3, पार्ट 3। और बताया था कि ये मौलिक अधिकार बिल्कुल गारंटीड है कि ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 से हाई कोर्ट, और ये आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा कि एक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितने न्यूनतम अधिकार होने चाहिए, मिनिमम राइट्स, वही मौलिक अधिकार कहेंगे। तो क्योंकि ये अपने आप में, अपने नेचर में बिल्कुल मिनिमम है, सबसे कम है, इसलिए अब इसमें और कोई कमी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल क्लियर कह दिया गया। ठीक। कुल 6 मौलिक अधिकार थे, जिसमें सबसे पहला आपको बताया था समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से लेकर 18 तक उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं आपको बताई थी। फिर दूसरा आपको बताया था स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको 19 बताया था, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं थी। फिर 20 में आपको बताया था कि आपको खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 21 आपको बताया था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये जीवन से जुड़ा हुआ था। और बताया कि सबसे ज्यादा व्याख्या इसी अनुच्छेद 21 की गई है, ज्यादातर चीजें इसी में आती। ठीक। फिर इसके बाद 22 में आपको बताया था कि आपको अरेस्ट के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है कि आपको गिरफ्तार करते समय क्या क्या काम होना चाहिए, कि आपको अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट देखेगा कि आपको जेल भेजना है या छोड़ना है। पर्याप्त सबूत गवाह रहेंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, नहीं तो फिर छोड़ा जाएगा। फिर इसी में आपको बताया था कि इसी 22 से प्रिवेंशन एक्ट भी बनाए गए। इसमें एक्सेप्शन रखा गया कि ऐसा व्यक्ति जो शत्रु देश का है, उसको पकड़ा गया है, या निवारक निरोधक अधिनियम, प्रिवेंशन एक्ट में अगर कोई पकड़ा गया है तो उसके लिए ये सुविधा नहीं होगी, जिसमें आपको बताया था कि कई सारे प्रिवेंशन एक्ट हैं, टाडा, पोटा, एनएसए, रासुका, मकोका, बहुत सारे हैं, ईसा है। तो ये जो प्रिवेंशन एक्ट हैं, ये आपको बताया कि ये सामान्य से बहुत कड़े कानून होते हैं। नॉर्मल कानून नहीं, क्या है, बहुत कड़े कानून है। कहीं से भी कुछ भी, थोड़ा बहुत भी आपकी अगर संलिप्तता पाई गई तो फिर कठोर से कठोरतम सजा दी जाती है। लेकिन ये केवल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल और जो संगठित अपराधी होते हैं, आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक। ज़्यादातर अब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज हुआ और इसकी आलोचनाएं भी बहुत हुई। लेकिन अभी भी जो कुछ है उनका ये हमारे यहाँ इस्तेमाल से ज़्यादा मिसयूज से, यूज से ज़्यादा मिसयूज करते हैं हम लोग। ठीक। इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार बताया था कौन सा, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो अनुच्छेद थे, 23 और 24। 23 किसके लिए था, मानव का दुर्व्यापार, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दुर्व्यापार का मतलब खराब नीयत से खरीदा बेचा जाना, स्पेशली महिलाओं और बच्चों के केस में मानव अंगों की तस्करी होगी। दूसरा आपको बताया था फोर्स लेबर, बलाश्रम, कि आपको आपकी इच्छा के खिलाफ काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन आपको बताया कि राज्य अगर चाहे तो लोकहित में इलेक्शन ड्यूटी या कम्युनिकेशन के लिए काम करा सकती है, वो 23 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। और तीसरा आपको बताया था बेगार। बेगार का मतलब जिसे बोलते हैं ना, बेगारी करवाना, कि आपसे काम करवा रहे हैं और आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के बदले में वेतन पाने का अधिकार आपका क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक। चलिए फिर 24 आपको बताया था किसके लिए था, मतलब खतरनाक जगहों पर बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। और बच्चों के लिए इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई थी, बिलो 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ठीक। और इसके बाद फिर चौथा मौलिक अधिकार कौन सा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, इसमें भी कुल सबसे पहले आपको बताया था अनुच्छेद 25। हालांकि इसको मौलिक अधिकार बनाने का कुछ लोगों ने विरोध किया था कि इसको फंडामेंटल राइट ना बनाया जाए, क्योंकि इसकी आड़ में जो धार्मिक कुरीतियां हैं वो जड़ पकड़ लेंगी। लेकिन फिर भी इसको बनाया गया कि भारत में धर्म ही से लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आपको बताया था कौन सा, 25, कि आप अपने अंतःकरण की आवाज़ पर कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। और इसी में आपको बताया था कि अगर अपनी इच्छा से आप अपना धर्म बदल रहे हैं तो वो आपका क्या माना जाएगा, मौलिक अधिकार माना जाएगा। और जो धर्मांतरण होता है वो अगर किसी लालच से, किसी दबाव में, या फिर कपटपूर्ण कृत्यों से, यानी धोखे से करवाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ फिर धर्मांतरण के विरोध में कानून बना जाएगा। हालांकि धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये इसी 25 की ही व्याख्या की जाती है। ठीक। अगला 26 आपको बताया था कि 26 किसी इंडिविजुअल के नहीं है, के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, धार्मिक संप्रदाय या उसके जो संप्रदाय होते हैं ना, अलग अलग सेक्ट होते हैं, उनके लिए होते हैं कि वो अपने चल अचल संपत्ति बना सकते हैं, उसकी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उसको प्रमोट प्रोपोगेट करने के लिए अपने कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। ठीक। चलिए 26 तक आपको किसी क्लास में बता दिया था।
अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 27 की। आर्टिकल 27 लिखिए ध्यान से आप। 27, 27। तो 27 को बिल्कुल ध्यान से आप लिखें। 27। हाँ, लिख लीजिए इसको पहले, फिर इसको ध्यान से आप समझेंगे। लिख लिया? अब ये जो 27 आपने लिखा है, इसको खुद से पढ़िए और खुद से इसकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए कि 27 का मतलब क्या हो सकता है। खुद से जरा समझ के बताइए। अभी तक आपको अनुच्छेद लिखना सिखाया, फिर उसकी व्याख्या हम कर रहे थे। अब खुद से इसको पढ़िए और खुद से समझिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। 27 को समझने की कोशिश कीजिए। पहले समझिए, अच्छे से पढ़िए नहीं ध्यान से तो मतलब निकलेगा, जब मतलब निकलेगा तो फिर आप हमको समझाइए। किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िए। किसी पार्टिकुलर विशेष धर्म के लिए करों के लिए बात नहीं करना, उसको देने का। किसको देने? किसी की पार्टिकुलर नहीं, विशेष ध्यान से आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आप व्याख्या करना सीखेंगे। पहले व्याख्या करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सुनना मतलब देना, प्रदान करना। ये करके आपको भी प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे आप स्वतंत्र हैं। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हम्म। टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसके लिए? किसी खास विशेष धर्म, मतलब जैसे उसके प्रचार के लिए कोई मतलब पार्टिकुलर एक उसके लिए धर्म डिक्लाइन करने के लिए बात नहीं करता। अब देखिए ध्यान से समझिए इसको कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सेक्युलर स्टेट है। राज्य, राज्य यानी सरकार, आपको बताया था नीचे से ऊपर तक सब। राज्य आपके ऊपर कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जो टैक्स का मात्रा, जो अमाउंट, जो पैसा किसी खास धर्म को प्रमोट करे। यानी राज्य आपको धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मुस्लिम काल में लगता था जजिया टैक्स जैसे लगा, तो वो किसी खास धर्म के लिए था। तो यहाँ पर इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगेगा। कल को योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए और बोले कि हमें हिंदू धर्म का उत्थान करना है और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए भारत की जनता पर हम 2% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। समझ गए? यानी किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता, या कहा जाए कि राज्य आपसे कोई धार्मिक कर नहीं वसूलेगा। क्लियर हुआ इसका मतलब? ठीक, लिख लीजिए इसको। राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। नो टैक्स विल बी लेड बाय द स्टेट फॉर एनी रिलीजियस प्रमोशन। राज्य द्वारा, राज्य आपको बताया था राज्य की परिभाषा। राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। यानी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपको कोई भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 27 में कहा गया। क्लियर हुआ? तो धीरे धीरे आप इसकी व्याख्या करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तब आपको ये समझ में आना शुरू होगा। जैसे पहले आपको बताया ना, आप पढ़ेंगे, फिर एक एक करके जब आप इसको लिखेंगे, तब फिर धीरे धीरे करके आप क्या करिए, इसकी व्याख्या कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तब आपको संविधान धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू होगा, जब खुद से आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे आर्टिकल्स को।
ठीक है, यानी आपको कोई भी धार्मिक कर देने के लिए राज्य बाध्य नहीं करेगी। क्लियर? चलिए, अब अगला अनुच्छेद है 28, 28। तो 28 में क्या लिखा हुआ है? राज्य नीति से पूर्वक शिक्षा संस्था और धार्मिक शिक्षा राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 28 में कहा गया है। हालांकि 28 जो सीधा सीधा अगर आपने लिखा होगा कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता आपको दी गई। ठीक, तो धार्मिक शिक्षण संस्थान जो होते हैं उसके धार्मिक क्रियाकलापों या धार्मिक उपासना में आपको उपस्थिति से क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता देने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि हम यहाँ पर सरस्वती पूजा मनाएंगे, आप सभी को सरस्वती पूजा में आना है। ये आपकी इच्छा होगी, हम आपको कह सकते हैं भले आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो या हमारे यहाँ काम कर रहे हो, अगर हमारा कोई निजी धर्म है और उससे हम कोई धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं कि हम बोलेंगे डेली आएंगे हम लोग हवन करेंगे, हवन करने के बाद पढ़ाई करेंगे, तो आपकी इच्छा होगी करेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। जैसे बगल में धर्म संघ है, धर्म संघ मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर डेली सुबह सुबह यज्ञ होता है, तो वहाँ का जो व्यक्ति होगा जरूरी नहीं कि उस यज्ञ या उस धार्मिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेगा। उसको लगता है कि धार्मिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेना नहीं है तो वो नहीं लेगा। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको ये करना ही पड़ेगा। उसकी इच्छा होगी करेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें जैसे स्कूल में पढ़ते हैं आप, तो होता है ना गुरु नानक जी की जय, गुरु नानक जी की खालसा बोलते हैं ना वो खालसा स्कूलों में। तो ये आप की स्वतंत्रता है। हालांकि बच्चों को उतना पता नहीं होता, लेकिन अगर बच्चा चाहे कि नहीं हमें ये इस धर्म के बारे में हमें जयकारा नहीं लगाना है तो आप नहीं लगाएंगे, ये आपकी इच्छा हो सकती है। ठीक है, जैसे होता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग जाते हैं परेड में, आपकी इच्छा होगी जाएंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि देश आज़ाद नहीं गुलाम हुआ है, मत जाइए 15 अगस्त को। मतलब स्कूलों में तो मारपीट के माले बुला भी देते हैं। आप जब कॉलेज में गए होंगे तो कितनी बार 15 अगस्त 26 जनवरी को चले गए हैं अपने मन से झंडा फहराने? स्कूलों में तो जबरदस्ती बुलाया जाता है। कॉलेज में जब से आप गए होंगे तो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते ही होंगे, परेड वरेड होते होंगे। कितने बार जाके देखे होंगे आप खुद से? तो उसके लिए कोई पनिशमेंट थोड़े है। ये आपकी इच्छा है, लगता है जाइए, नहीं इच्छा हो जाइए। तो कॉलेज के समय आदमी स्वतंत्र हो जाता है। स्कूल में थोड़ी सी उतनी जानकारी नहीं होती तो बाध्य रहते हैं बच्चे, वहाँ बाध्यकारी होता है तो जाना पड़ता है। समझ गए? तो उसमें उपस्थिति से आपको क्या मिल सकती है? छूट दी जाएगी। और दूसरा कि राज्य निधि से जो भी पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकार का कोई स्कूल या कॉलेज है उसमें कोई भी रिलीजियस जो एजुकेशन है उसमें शिक्षा नहीं दिया जा सकती। कोई ट्रस्ट वाला है वो अपना दे सकता है, लेकिन राज्य ऐसा कोई भी नहीं करेगा। ठीक, इसके अलावा जो भी आप अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी जो अपने धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें कोई राज्य का इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। ये सारी बातें किस में कही गई हैं? 28 में कही गई। सिंपल है 28। ठीक, तो ये 25 से लेकर 28 तक किस बात की व्याख्या करता है? आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए, इसके बाद अगला मौलिक अधिकार है पांचवा। पांचवा लिख लीजिए, पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संस्कृति संबंधी अधिकार। तो ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये कौन सा नंबर का मौलिक अधिकार है? पांचवा। ठीक, अब इस पांचवें मौलिक अधिकार में ध्यान रखेंगे जो पांचवा फंडामेंटल राइट्स है ये अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। तो ये पांचवा मौलिक अधिकार किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है, फॉर माइनॉरिटीज। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था दी गई है कि जो माइनॉरिटीज हैं, देश के अल्पसंख्यक हैं, तो इसमें दो अनुच्छेद हैं
अनुच्छेद सबसे पहले बात है 29 तो जो 29 लिखा है क्या हुआ है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनके हितों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करेंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 में कहा गया है। ठीक, और ये कौन से नंबर का मौलिक अधिकार है? 5वां मौलिक अधिकार। ठीक, तो इसमें है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता से पहले भारत में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे धार्मिक समुदाय संप्रदाय प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे, लेकिन कभी भी धर्म को लेकर हमारे यहाँ झगड़ा नहीं था। कुछ संख्या में ज़्यादा थे, कुछ संख्या में कम थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हमारे सिस्टम को थोड़ा सा बिगाड़ दिया और धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर काफ़ी भेदभाव वाली चीज़ें बनानी शुरू कर दी, भेदभाव पैदा करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि गड़बड़ होने लगी। जब गड़बड़ होने लगी तो फिर एक नेचर होता है कि हर बड़ी मछली छोटी को खाने की कोशिश करते हैं। जो संख्या में ज़्यादा है, जो संख्या में कम है, उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो वही हमारे संविधान ने व्यवस्था दी कि भाई जो भी संख्या में कम है, अल्पसंख्या का मतलब माइनर, संख्या में कम है, उसका संरक्षण हमारा कौन करेगा? संविधान करेगा। और अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दिया गया कि अगर उनके हितों पर कोई बात आती है तो वो अपनी रक्षा करेंगे, और ये उनका क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा। ठीक है, इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब इसी 29 की व्याख्याएं थोड़ी और है। 29(1) में कहा गया है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में निवासी या नागरिकों के किसी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का क्या है? अधिकार है। उसको खत्म नहीं किया जा सकता। कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में, उसके किसी भाग में किसी निवासी या नागरिक किसी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, यानी लैंग्वेज है, या अपनी क्या है? स्पेशल स्क्रिप्ट है, या अपने विशेष क्या है? संस्कृति है, उसको वो क्या रख सकता है? बनाए रख सकता है। ये उसका क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक, दूसरी है कि राज्य से वित्त प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में धर्म जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि भाई अगर कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें ऐसा नहीं कि किसी खास समुदाय के खिलाफ बातें की जाए या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बातें किसके लिए दी गई हैं? माइनॉरिटीज के लिए दी गई हैं, अल्पसंख्यकों के लिए दी गई हैं। ठीक, अब इसमें जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 30 लिखे, आर्टिकल 30 लिखे, अनुच्छेद 30। तो 30 में क्या कहा गया है? तो 30 में क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये जो आर्टिकल 30 कहा गया है, ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक, कहाँ है अनुच्छेद? अरे अनुच्छेद लिखी काहे नहीं भाई? हैं? तो लिखो उसको, बैठे बैठी काहे हो? वहीं से देख के लिखो, कहीं से। मोबाइल में भी दिए हैं सबको पीडीएफ। तो ये जो 30 कह रहा है क्या है? कि अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्या है? कि वो अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। यानी जो माइनॉरिटीज को ये राइट्स दिया गया कि वो अपने, जो संख्या में कम है, तो अपने धार्मिक और शैक्षणिक शिक्षक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसके प्रशासन, यानी उसके लिए व्यवस्था बना सकते हैं, उसके लिए नियम कानून बना सकते हैं, कोई उनको रोकेगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए, इसी में एक पॉइंट बना के लिखिए, धर्म या भाषा पर आधारित
धर्म या भाषा पर आधारित ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। धर्म या भाषा पर आधारित, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, comma, shall have the right to establish, shall have right to establish, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। shall have the right to establish and administer, establish and administer educational institutions of their choice, of their choice। ठीक है, अब देखिए है क्या कि ये जो इसमें 30 में पहला पॉइंट आपको लिखवाया कि इसमें अल्पसंख्यकों को डिफाइन किया गया है, माइनॉरिटीज को डिफाइन किया गया है। दो आधार हैं अल्पसंख्यकों के, लिखा हुआ है कौन कौन सा? सेक्स, इसी में अभी जो आपको पॉइंट लिखवाया, एक लिखवाया है क्या? धर्म, और दूसरा भाषा। तो ये इसी 29 आर्टिकल में अल्पसंख्यकों को डिफाइन किया गया। लिख लीजिए, दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज। कितने अल्पसंख्यक हैं? दो। पहला लिख लीजिए कौन सा? भाषाई अल्पसंख्यक, और दूसरा कौन सा है? धार्मिक अल्पसंख्यक। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक, तो अल्पसंख्यक कितने आधार पर माने गए हैं? दो। कौन कौन से? धर्म और भाषा। और इसमें ध्यान रखेंगे संख्या या परसेंटेज कुछ फिक्स नहीं किया गया है कि इतनी संख्या में होंगे तो उनको माइनॉरिटी माना जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए संविधान में कोई भी नंबर या कोई भी पॉइंट या कोई परसेंटेज फिक्स नहीं किया गया। हाँ, मेजॉरिटी का परसेंटेज फिक्स है। मेजॉरिटी आगे जहां भी इस्तेमाल होगा तो मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1, यानी अगर संख्या 500 है तो मेजॉरिटी का मतलब कितना होगा? 250 प्लस 1 यानी 251। 200 है तो मेजॉरिटी कितनी होगी? 101। समझ गए? तो मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1। ये कई जगह हमारे संविधान में। तो जब मेजॉरिटी 50% प्लस 1 हुआ तो माइनॉरिटी कितना होना चाहिए? 50% माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, ये व्याख्या की जाती है कि मेजॉरिटी लिखा हुआ है इसलिए हम माइनॉरिटी को इतना मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहीं लिखा नहीं। यानी सीधे मान लीजिए कि जिनकी संख्या आधे से कम है, आप क्या मान लेंगे? उसको माइनॉरिटी मानेंगे, अल्पसंख्यक मानेंगे। और कितने आधार पर है? दो, भाषा और धर्म। फिलहाल धर्म के आधार पर 6 अल्पसंख्यक है। लिखिए धार्मिक अल्पसंख्यक लिखिए 6 है। जो रिलीजियस माइनॉरिटी आपने लिखा उसके आगे लिखिए कुल कितने हैं? 6। धार्मिक अल्पसंख्यक कितने हैं? 6। जिसमें पहला लिखिए मुस्लिम यानी मुसलमान, फिर दूसरा ईसाई यानी क्रिश्चियन, फिर तीसरा सिख, फिर उसके बाद बौद्ध, फिर जैन, और फिर पारसी। तो कुल कितने हैं? 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। समझ गए?
क्लियर हो गया? चलिए अब लिख लीजिए, या 32 कर लीजिए, 32। किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को द स्टेट शैल नॉट, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को 2, 30 ब्रैकेट में 2, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड, AID, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड, AID, एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है, कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा क्या है? प्रशासित है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी educational institutions on the ground that it is under the management of a minority, it is under the management of a minority, comma, under the management of the minority, comma, whether based on religion or language। सेक्शन क्या लिखे? किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा क्या है? प्रशासित है। कि संस्था का प्रशासन कौन चला रहा है? अल्पसंख्यक। तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, समझ गए? तो इस आधार पर कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट द्वारा नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये जो आपको फंडामेंटल राइट्स बताई, ये जो आपको मौलिक अधिकार बताए, कुल कितने हैं? 6। अरे पहला वाला कौन सा बताया आपको? समता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी। कौन कौन सा अनुच्छेद था? 14, 15, 16, 17 और 18। दूसरा आपको बताया कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। कौन सा अधिकार? 19, 20, 21 और 22। फिर तीसरा आपको बताया कौन सा? शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें केवल 2 अनुच्छेद थे, कौन सा? फिर चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जिसमें आपको बताया था 25, 26, 27 और 28। फिर पांचवा आपको बताया कौन सा था?
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें दो थे, कौन कौन से? 29 और 30। अब देखिए कि ये जो कुल 5 आपको मौलिक अधिकार बताए शुरू से अंत तक, कई दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों का जो सबसे बड़ा रक्षक है, सबसे बड़ा बचाने वाला कौन है? अनुच्छेद 32, आर्टिकल क्या? 32। चल के रहा है। अनुच्छेद कौन सा? 32। आपको होता है कि ये जो आर्टिकल 32 है, कहता है कि अगर आपका मौलिक अधिकारों का वायलेशन किया गया तो आप सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कहा गया है बिल्कुल साफ साफ। ठीक। अब यानी इन पांचों को बचाने वाला कौन है? अनुच्छेद 32। अब ये अगर अनुच्छेद 32 ही मौलिक अधिकार नहीं होता तो क्या ये बाकी पांचों की रक्षा कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जो छठवां मौलिक अधिकार है वो और कुछ नहीं, यही जो आपके जो मौलिक अधिकारों की जो रक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकारों की जो रक्षा का अधिकार है, यही आपका क्या है? अगला पूरा जो मौलिक अधिकार है, सॉरी, ठीक। यानी कि देखिए, इन सब को बचाने वाला कौन है? आर्टिकल 32। ठीक। अब इसी आर्टिकल 32 को क्या किया गया है? अनुच्छेद जो 32 है, इसी को क्या बना दिया गया है? इसी को क्या बना दिया गया है? छठवां मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो छठवां मौलिक अधिकार क्या है? आपकी इन्हीं पांचों की रक्षा का अधिकार, यानी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। क्योंकि ये अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो ये बाकी पांचों की रक्षा नहीं कर पाता। तो इसीलिए अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है, मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो उस मौलिक अधिकार को छीने जाने के खिलाफ आप जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट अपील कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में आपका एक क्या है? मौलिक अधिकार। आप इस बात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। कि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, घूमने को नहीं मिल रहा है, कहीं भी आने जाने को नहीं मिल रहा है। अगर कोई कहे कि बात बात में क्या आप मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, नहीं जाने देंगे, तो आप कहेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बात बात को जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक। तो ये जो अनुच्छेद 32 था या 32 है, कि जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार है, तो इस 32 में क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लिख लीजिए, छठवां कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32। ठीक। अब ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। अब देखिए, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा करते हैं? नागरिकों की रक्षा करते हैं। नागरिकों की जो मूलभूत चीजें हैं उनकी रक्षा करते हैं। और मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? 32 करता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये जो अनुच्छेद 32 है, अगर आप इस अनुच्छेद 32 को संविधान से हटा देंगे
तो फिर मौलिक अधिकार को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जब मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे तो फिर नागरिक खत्म हो जाएगा। जब नागरिक खत्म हो जाएगा तो फिर देश किससे बना है, नागरिकों से ही तो बना है। नागरिक ही नहीं रहेंगे, उनको अधिकार ही नहीं रहेंगे, तो फिर देश किस काम का। समझ गए। तो देश बना है नागरिकों से, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकार। और खुद मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, 32। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस 32 को अगर संविधान से हटा दिया जाए तो सब कुछ मर जाएगा, क्योंकि यही 32 हमारे संविधान की क्या है, आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके हिसाब से, अम्बेडकर जी के हिसाब से। क्यों, क्योंकि 32 हटा देंगे तो फिर क्या खत्म होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार खत्म होंगे तो नागरिक खत्म होंगे, नागरिक खत्म होंगे तो फिर देश में बचा क्या। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना किसको बोलते हैं, तो प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। तो भारत के संविधान की आत्मा बोला जाता है प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। लेकिन वही घुमा के कहा जाए कि अंबेडकर जी के अनुसार किसको कहा गया है, तो अंबेडकर जी के अनुसार किसको कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर जी के अनुसार 32 क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, क्यों 32 भारतीय संविधान की आत्मा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और मौलिक अधिकार किसकी रक्षा करते हैं, देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं। और देश किससे बना है, नागरिकों से। मौलिक अधिकार छीन लीजिए तो नागरिक नहीं बचेंगे, नागरिक नहीं बचेंगे तो देश नहीं बचेगा। समझ गए। अब ये 32 में है क्या, इस 32 में क्या है कि अगर आपका मान लीजिए मौलिक अधिकार छीना गया, आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद 32 से कई प्रकार की इसमें याचिकाएं हैं, 5 प्रकार की याचिकाएं हैं, वो जारी करता है। लिख लीजिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32। कितने प्रकार की याचिकाएं हैं, 5। पहला लिखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, इन्वर्टेड कॉम लिख लीजिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, टू हैव द बॉडी ऑफ, को प्रस्तुत किया जाए। इन्वर्टेड कॉम लिखिए, को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, टू हैव बॉडी ऑफ। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, टू हैव बॉडी ऑफ, को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ये जो याचिका है, ये जो रिट है, ये उस मामले, उस व्यक्ति के मामले में है कि मान लीजिए पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, अब अरेस्ट करके कहाँ लेके चले गए पता ही नहीं चल रहा है, किस दुनिया में गया, पुलिस कहीं भी लेके गायब कर दी किसी को। तो इस केस में हेबियस कॉर्पस जारी करते हैं। तो हेबियस कॉर्पस में कोर्ट कहती है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको प्रस्तुत किया जाए सही सलामत हालत में। जितने हाथ पैर के साथ ले गए थे उतने हाथ पैर के साथ, पता चला 2 पैर थे, 1 पैर टूट गया, नहीं, जैसे थे वैसे ही दिखाना पड़ेगा। ठीक, जैसे एक पिक्चर आई थी दृश्यम, देखे तुम लोग, तो दृश्यम की जो पहली पार्ट आई थी तो उसमें अजय देवगन इसी को कोट करता है, हेबियस कॉर्पस को। नहीं, वो एक ढाबे में बैठे रहते हैं, एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसके बेटे को वो गायतुंडे उठा ले जाता है, तो उसी के लिए हिला वाली करता, पैसा मांग रहा होता है, तो अजय देवगन कहता है कि आप लोग हेबियस कॉर्पस कीजिए, उसको दिखाना पड़ेगा। उसी की वजह से उसका झगड़ा हो जाता है। खैर, तो यही है कि जिसको भी अरेस्ट किया गया उसको क्या कहेगी कोर्ट, कि आप उसको सशरीर क्या कीजिए, दिखाइए आप।
क्यों अरेस्ट किया गया? जैसे आर्टिकल 22 में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के कितने घंटे के, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब पता चला पुलिस उठा के ले गई और मजिस्ट्रेट फिर देखेगा जेल भेजना है या क्या करना है, पुलिस अभिरक्षा में देना है, और लेके गई थाने में ही बंद रखे हैं, 4-6 दिन गायब है, तो उस केस में फिर क्या जारी किया जाएगा? हैबियस कॉर्पस। तो उसको दिखाइए, बताइए क्यों अरेस्ट किया गया। जब हैबियस कॉर्पस जारी होगा तो पुलिस को बताना पड़ेगा क्यों रखे थे इतने लंबे समय तक डिटेन करके अपने पास, जबकि 22 कहता है कि केवल कितने समय तक रखना है, 24 घंटे। क्यों नहीं दिखाया? तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनेगी। तो ये पुलिस किसी को भी हिरासत में रख के कुछ भी कर, कितने भी लंबे समय तक डिटेन करके अपने पास नहीं रख सकती। समझ गए? लिख लीजिए। यह उस व्यक्ति के संबंध में, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है न्यायालय द्वारा जारी आदेश है। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड, to a person who has detained another person, who detained another person to produce the body of the latter, to produce the body of the latter before it। उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, उसे इसके सामने क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। तो ये पहला रिट है कौन सा? बंदी पत्रिका। दूसरा लिखिए परमादेश, मैंडेमस, परम आदेश, परमादेश बोलते हैं ना। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिए, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट यानी जो हायर जुडिशियल अथॉरिटी है अपने लोअर जुडिशियल अथॉरिटी को, या जो सार्वजनिक अधिकारी है, मान लीजिए किसी अफसर को जो काम करना था वो काम नहीं कर रहा है, आपको मौलिक अधिकार मिलना था, आपका नहीं मिल रहा, तो वो उसको क्या करेगा? कमांड देगा, आपका आदेश देगा, कोर्ट आदेश देगा। हायर कोर्ट निचले कोर्ट को या सार्वजनिक अधिकारियों को कहेगा भाई काहे नहीं दे रहे हैं, मौलिक अधिकार दीजिए, ठीक है। अगर नहीं दे रहे हैं तो कारण बताइए। तो पूरा वो कंट्रोल करते हैं। कमांड का मतलब क्या? पूरा कंट्रोल करेंगे कि भाई आप करिए, मौलिक अधिकार दीजिए लोगों का। लिख लीजिए, इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट, यह एक नियंत्रण है, यह एक नियंत्रण है। इट इज अ कमांड issued by the court to a person, sorry, to public official, to public official, एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म, asking him to perform his official duties, asking him to perform his official duties, official duties that he has failed, that he has failed or refused to people to prefer, refuse to prefer। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि
ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में उसे नकारने के संबंध में उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। कार्यों और उसको नकारने के संबंध में, यानी कार्य उसको क्या किया, नकारा। फेल्ड और रिफ्यूज टू प्रीफर। ठीक, चलिए तीसरा है प्रतिषेध। द भी लिखा रहता है, कहीं ध भी लिखा रहता है, प्रतिषेध। कहीं ध भी लिखा रहता है, प्रतिषेध भी लिख सकते हैं। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो जो प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध का मतलब क्या होगा? टू रोकना, टू प्रोहिबिट या टू फॉरबिड। टू फॉरबिड, रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। इट इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा, इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से, उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से, न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को, उच्च न्यायिक कार्यों को करने से, उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इट इज बाय द हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल to prevent the latter, to prevent the latter from exceeding, from exceeding its jurisdiction, from exceeding its jurisdiction, that it does not process, yeah, that it does not possess, POSSESS, कि जो लोअर जुडिशियल अथॉरिटी है वो अपने से ऊपर जाके आपके मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की कोई बात कह रहा है, तो हायर जुडिशियल अथॉरिटी बताएगा कि मौलिक अधिकार को हम नहीं छीन सकते, तुम काहे छीनने वाले बैठे हुए। ठीक, चलिए चौथा लिख लीजिए, उत्प्रेषण, सर्टियोरारी, उत्प्रेषण। सर्टियोरारी, तो जो सर्टियोरारी होता है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड या सूचना देना, टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म, प्रमाणित करना या सूचना देना, इसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म, प्रमाणित होना या सूचना देना। तो ये जो सर्टियोरारी है, उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण इसलिए बनाया गया है कि कई बार आप देखते हो कि निचली अदालतों में कोई मामला चल रहा है, और मामला मान लीजिए कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है या मौलिक अधिकारों का जुड़ा हुआ कोई मामला है, और निचली अदालत में चल रहा है। अब निचली अदालत में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही, और मामले का निपटारा नहीं हो रहा है, और मामला आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सर्टियोरारी जारी करेगा, और अपने से निचले अदालतों में चल रहे मामले को अपने पास बुलाएगा, और तुरंत उस पर फैसला देगा, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का मामला है या जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। समझ गए? कई सारे मामले आप देखते हैं ना कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सीधा हाई कोर्ट चला गया,
वो इसे जाता है कि कोर्ट खुद मंगा लेता है कि भाई जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसको हम तुरंत क्या करेंगे, फैसला देंगे। समझ गए, लिख लीजिए। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा, इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को, हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, और ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर अ केस, टू ट्रांसफर अ केस, अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को, या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर, स्थानांतरण या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ, ट्रांसफर अ केस पेंडिंग with the letter to itself, to itself, or to squash the order, to squash the order of the letter, of the letter in a case, इसको सीधे सीधे क्या करते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। चलिए ये कौन सा हो गया, चौथा, यानी नीचे से मामला सीधे कहाँ चला जाएगा, ऊपर बुला लिया जाएगा। चलिए पांचवा लिख लीजिए, अधिकार प्रेक्षा, को वारंटो, को वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। जो को वारंटो होता है, अधिकार प्रेक्षा होता है, इसका मतलब होता है कि, लिख लीजिए, बाय व्हाट अथॉरिटी, या किस अधिकार से, इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिए, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, कई बार होता है कि किसी ने आपके मौलिक, किसी सरकारी कर्मचारी ने या राज्य ने कोई आपका मौलिक अधिकार छीना, तो वो अपने रेंज से बाहर चला गया। मौलिक अधिकार छोड़ने का अधिकार आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को नहीं, तो कोई और क्यों छीनेगा, तो उसी को रोकेगा, उसी से पूछा जाएगा भाई व्हाट राइट, क्या अधिकार है आपको, मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपका ही छीन गया। समझ गए, तो नहीं होता कारण बताओ, पूछा जाएगा भाई किस अधिकार से आप छीन रहे हैं, लिख लीजिए। इसे न्यायालय द्वारा, इट इज इशूड बाय ए कोर्ट, इसे न्यायालय द्वारा, issued by a court to inquire into the legality of claim, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में, सार्वजनिक कार्यालय में दायर, दायर, दायर अपने दावे की जांच के लिए, अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। issued by a court to inquire into the legality of a claim, legality of claim of a person, of a person to a public offer, to a public office, to a public office, दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है, जांच के लिए किया जाता है। इट प्रिवेंट्स इलीगल, अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा, इट प्रिवेंट्स इलीगल इंटरप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस, इंटरप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के, लोक कार्यालय के
अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। ठीक, अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। तो ये कुल कितनी रिट्स हो गई? 5। यही जो पांचों याचिकाएं हैं ये किस आर्टिकल में? 32 में। तो इन्हीं पांचों याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में पूछा जाएगा कितनी याचिकाएं हैं? 5 हैं। इन्हीं पांचों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को प्रिवेंट करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, अब क्या है कि पहले जैसे कुल आपको बताया मौलिक अधिकार कितने हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हो गए। तो ये जो 6 आपको बताया, तो ये तो 6 हो गए पूरे मौलिक अधिकार जो अभी तक है। अब क्या है कि कुछ और फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ और मौलिक अधिकार थे पहले। एक और था पहले, लिखिए, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार लिखिए, पहले मौलिक अधिकार था, अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार था। तो जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो इससे बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। तो इसमें क्या था कि भाई जैसे आपको 7 शेड्यूल पढ़ा रहे थे, 7वीं अनुसूची पढ़ा रहे, सॉरी 9 शेड्यूल जब बता रहे थे, 9वीं अनुसूची, तो वहाँ पर बताया था कि भाई सरकार को जमीन लेनी है, जमीन कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या होता था? मौलिक अधिकार होता था। सरकार अगर कानून बना के उसको ले रही है तो लोग उस कानून को सीधे सीधे कहाँ चैलेंज कर दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे रहे हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दे रहे हैं। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा दे रहा है, मामला रुक जा रहा है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक, राजा महाराजा थे, उनके पास अच्छी, तो किसी का सीधे सीधे आप नहीं ले सकते। और अगर कानून बना के लेते हैं तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता था, तो रुक जाता था। तो काफ़ी सारी समस्या, उसी के लिए आपको बताया कि 9 शेड्यूल जोड़ा गया और भी बहुत सारे झगड़े हुए। तो फाइनली इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारे संविधान में 44वां संशोधन किया गया, 44th अमेंडमेंट 1978 में। और इस संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसको फंडामेंटल राइट से हटा देते हैं तो इसको जो 32/226 वाला संरक्षण है ये इसको नहीं मिलेगा। तो फिर सरकार भूमि का अधिग्रहण या संपत्ति या राजाओं महाराजाओं की संपत्तियों का अधिग्रहण रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, भाई चाहिए, नहीं दे रहे थे, तो उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए, 44वें संशोधन 1978 द्वारा बाई 44th अमेंडमेंट 1978, 44वें संशोधन 1978 द्वारा बाई 44th अमेंडमेंट 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी was deleted from the list of fundamental rights। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी was deleted from the list of fundamental rights। इसको मौलिक अधिकारों की सूची से क्या किया गया? हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा तो दिया गया, फिर हटा के क्या किया गया? अब इसे अनुच्छेद 300 क में स्थापित किया गया। एंड राइट नाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड एट आर्टिकल 300A। वर्तमान में इसे 300 क, 300 ब्रैकेट में क या ए में स्थापित किया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के कहाँ कर दिया गया? 300 क। अब 300A लिखिए, आपको 300 क लिखने के लिए दिए हैं। देखिए 300A में क्या लिखा होगा? 300 क पढ़िए, 300A। No person shall be deprived from his property by the rule of law। ये लिखा होगा, लिख लीजिए 300 क 300A।
तो जो 300 का है 300A है, वो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक। तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए। अब देखिए, ये जो 44वां संशोधन है, 44th अमेंडमेंट है, तो इस 44वें से क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब जैसे कई बार इसकी जो व्याख्या होती है, तो कई बार गलती से लोग ये व्याख्या कर देते हैं कि 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया। खत्म नहीं किया गया, संपत्ति का अधिकार अभी भी है आपके पास, बस उसका स्टेटस चेंज हुआ। स्टेटस चेंज होने का मतलब, पहले ये किस भाग में था? भाग 3 में था, फंडामेंटल राइट्स। तो जब मौलिक अधिकारों में था तो उसको मौलिक अधिकारों वाला पूरा संरक्षण, पूरा प्रोटेक्शन चारों तरफ से मिला हुआ था, तो उसको कम नहीं किया जा सकता। 32, 226, 13 सारा सुरक्षा मिला हुआ था। अब इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया। अब ये एक सामान्य कानूनी अधिकार। सामान्य कानूनी अधिकार का मतलब कि जब मौलिक अधिकार था तो अगर वायलेशन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे पहले। अब ये सामान्य कानूनी अधिकार है, तो अब भी आप कोर्ट जा सकते हैं, बस सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम निचली अदालत में जाएंगे, वहां न्याय नहीं मिला तो फिर आगे बढ़िए धीरे धीरे करके। समझ गए? तो ये तब होता, ये ध्यान रखेंगे, खत्म नहीं हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त नहीं हुई, बस उसका स्टेटस क्या हो गया है? चेंज हो गया। ठीक है, लिख लीजिए। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक सामान्य विधिक अधिकार है, इट्स अ नॉर्मल लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? एक सामान्य विधिक अधिकार है, लीगल राइट। यानी पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये क्या हो गया है? लीगल राइट हो गया। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, अब एक चीज और, कि जैसे आपको बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ढेर सारे हैं, बताया ना पूरा। हम लोग, हमें लग रहा है हफ्ते भर से हम लोग मौलिक अधिकार ही पढ़ रहे हैं, 14 से लेके 12, 13, 14, एक एक चीज आपको बताया कि खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, सब कुछ दिया गया है। तो देने के साथ साथ इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ प्रतिबंध भी है। और प्रतिबंध क्या है, कहाँ है? तो सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल 33। तो जो 33 है, 33 है, वो क्या कह रहा है? तो 33 क्या कर रहा है? मौलिक अधिकारों पर रोक लगा रहा है। किसके लिए रोक लगा रहा है? देखिए, सशस्त्र बलों को, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक। इसके अलावा लोक व्यवस्था बनाए रखने में जो पुलिस वगैरह है, आसूचना या प्रतिसूचना के प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन, जैसे आईबी है, रॉ है, इंटेलिजेंस के लोग, या संगठन के परिचालन स्थापित दूरसंचार प्रणाली है, उसके संबंध में नियोजित किसी व्यक्तियों को, उसके कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो लोग, इनके लिए हमारे संविधान का भाग 3 जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बताया कि हमें ढेर सारा मौलिक अधिकार मिलता है। मान लीजिए कि रात को आपके गांव में डकैती पड़ी, आपने फ़ोन किया पुलिस को कि भाई डकैती पड़ी, डाका पड़ा है, डाकू गोली चला रहे हैं, आके हमारी रक्षा कीजिए। तो पुलिस वाला कहेगा भाई डाकू गोली चला रहे तो गोली हमको नहीं लगेगी, हम अमर तो है नहीं, मर जाए तो उनसे देख के जिंदा रहने का अधिकार हमको भी तो है, हम सवेरे आएंगे। जब वो सवेरे आएगा तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? या सीमा पर जवान खड़ा हो बोलेगा हमको भी चैन से सोने का अधिकार, भी हम भी सोएंगे 8 घंटा चैन से। जब वो चैन से सोएगा तो फिर बॉर्डर की रक्षा कौन करेगा? उसको बढ़िया बिस्तर चाहिए चैन से सोने के लिए, अच्छा खाना उसको भी चाहिए।
फिर रक्षा कौन करेगा, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि जो भी आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस का मतलब पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या जो भी लोक व्यवस्था बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, या आईबी रॉ के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, इनके लिए हमारे संविधान का भाग 3 क्या है, 0। ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सेना को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं, पुलिस वाले हड़ताल नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं बोल देंगे। जैसे 2017 में केस हुआ था कि बीएसएफ का एक जवान था तेज बहादुर, उसने फेसबुक पर एक वीडियो बनाया कि बड़ी पानी जैसी दाल है, जली कटी रोटियां मिल रही, तो उसने एक वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हो गया उसका। तो उसकी शिकायत बिल्कुल सही थी कि उतने खराब, इतने बर्फीले क्षेत्रों में वो लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल जली कटी रोटियां और पानी वाली दाल मिल रही थी, शिकायत सही थी। इसके बावजूद उसको सीधा टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। कोई सामान्य नागरिक कर दे वो ठीक है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 33 में उनको ये शक्तियां नहीं दी गई। समझ गए? तो किसको किसको नहीं दिया गया है, लिख लीजिए। सशस्त्र बल के सदस्यों को, ये सब किस अनुच्छेद में है, 33 में। मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, लोक व्यवस्था बनाए रखने का, टू मेंटेन द, लोकसभा हो गया, लोक व्यवस्था है, लोकसभा कर दिया। पब्लिक सिस्टम, आसूचना या प्रतिसूचना के प्रयोजन के लिए, in a bureau other organization established by the state for the purpose of intelligence or counter notification। बस यही दोनों लिखे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, 2-3 बस लिखिए। तो इन लोगों के लिए हमारे संविधान का भाग 3 क्या है, बिल्कुल गायब है, 0 है, वो किसी भी काम में नहीं आएगा। यानी सीधी बात कहा जाए तो ये लोग मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। पुलिस वाला ये नहीं कहेगा कि हमको छुट्टी पर जाना है, हमको भी संडे को छुट्टी चाहिए, वो संडे को छुट्टी करेंगे तो पता चला संडे को अपराध बढ़ जाएगा। या बोलेंगे हम भी दशहरा दिवाली पे घर जाएंगे, जब वो दशहरा दिवाली घर मनाएंगे तो फिर लोक व्यवस्था कौन बनाएगा, तो फिर तो कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है। तो इनके लिए हमारे संविधान का भाग 3 क्या है, बिल्कुल 0 है। ये मौलिक अधिकारों की मांग नहीं करेंगे। कौन से अनुच्छेद से, 33। तो 33 आपको बता रहा है कि मौलिक अधिकारों पर क्या है, कुछ प्रतिबंध है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्लियर हो गया? चलिए, एक और प्रतिबंध है मौलिक अधिकारों पर, वो है अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है 34, 34 लिखिए आप, 34, अनुच्छेद 34 लिखिए, 34। 34 लिखिए। 34 क्या कहा गया है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स conferred by this part while martial law is in force in any area। तो यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू है, मार्शल लॉ का मतलब सेना विधि, तो सेना विधि का मतलब होता है कि जहां भी सेना होगी वहां पर आपका मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, आपके शून्य हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स के शून्य होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप मान लिया बनारस में खूब दंगा फसाद फैल गया, ठीक। अब बनारस में दंगा फसाद फैल गया और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो नागरिक प्रशासन है वो इसको संभाल नहीं पा रहा है, तो सरकार ने कहा कि बनारस का प्रशासन हम सेना को सौंप देते हैं। तो सेना को सौंप दिया गया। अब सेना ने लगा दिया मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब सेना विधि आ गई। अब जहाँ भी सेना होगी तो वहाँ पर संविधान का भाग 3 क्या हो जाएगा, 0, वो कोई काम नहीं करेगा, वो सब क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए सेना ने निर्देश जारी किया कि बनारस के नागरिकों से अपील करते हैं कि आप खिड़की दरवाजे बंद रखें, घरों से बाहर ना निकले। आप पता चला खिड़की खोल के मुंडी बाहर निकाल के झाँक रहे क्या चल रहा है, गोली मार देंगे।
और लाश उठा के कुत्तों को खिला दे, गटर में डाल दे, गंगा जी में बहा दे, कोई पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। तो वहां पर आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घूमने फिरने का अधिकार छोड़िए, जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। ठीक है। वहां सब क्या हो जाएगा, जीरो, शून्य, कोई सुनवाई नहीं। तो इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया 1958 का, आपने सुना होगा, आसफा लागू किया जाता, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जैसे जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, वहां पर यही एक्ट लागू हो जाता। अब जहां भी ये लागू हो गया, अब जैसे कश्मीर है, अब कश्मीर में सेना है, तो वहां पर कौन सा एक्ट लागू होगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू हो गया। अब मान लिया कि सेना को डाउट हुआ कि इस घर में कुछ आतंकवादी मीटिंग कर रहे हैं, उस घर को घेरे, चारों से गोलाबारी करके उड़ा दिए। तो उसके बाद चेक करेंगे कि आतंकवादी थे, कि कोचिंग क्लास चल रहा था, कि अस्पताल था, कि बच्चे थे, कि बूढ़े थे। मारने के बाद देखेंगे कौन कौन मरा, क्या कर रहे थे, कि भेड़ बकरियाँ थे, कि औरतें, कुछ नहीं। अक्सर आप देखते हो ना कश्मीर में, कभी जेल में किसी युवक की लाश पाएगी, कहीं भी इनकाउंटर करके मार के फेंक दिया, किसी को भी कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि वहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। या मणिपुर में रोम शर्मिला ने, सोचिए, पूरे 14 साल तक आमरण अनशन किया, खाली पानी पर वो जिंदा रहे, तो जबरदस्ती पाइप डाल के उनको जिंदा रखा गया था, केवल इसीलिए कि वहां से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि सेना जब रहेगी तो फिर वहां कोई मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। आप जा रहे हैं, पता चला कि आपकी तलाशी शुरू हो गई, आपके घर में सेना आ गई, पता चला जो जवान लोग हैं पकड़ के ले गए, घर की तलाशी हुई, जब भी मन के किसी घर में घुसे, कुछ किसी को उठा के लेके चले गए, क्योंकि भाग तीन है नहीं, तो फिर आप कहीं अपील कर ही नहीं पाएंगे। वही नो वकील नो अपील दोनों दिल, कोई सुनवाई नहीं है आपके पास। तो वो मौलिक अधिकारों का बिल्कुल दमन हो जाता है, बुरी तरीके से वहां पर क्या किया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो ये केवल उन्हीं जगहों के लिए जहां पर सेना विधि है, यानी जहां पर मार्शल लॉ लागू, मार्शल लॉ बोलते हैं उसको। तो उसके लिए कौन सा एक्ट लिख लीजिए, आसफा 1958, AFSPA, आसफा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958। तो इसमें सशस्त्र बलों को क्या मिल जाती है, विशेष शक्ति। कि विशेष शक्ति का मतलब कि कहीं भी लोगों की तलाशी ले सकते हैं, आवागमन पर रोक लगा सकते हैं। अब कायदे से ये आसफा जैसे कानून ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, कि कहीं भी आपके घर में घुस के किसी को उठा ले गए, कहीं भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपका कपड़ा उतार के तलाशी लेना शुरू कर दिया, गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर दिया, पकड़ के लेके चले गए, घर में मार के फेंक दिया आपको किसी भी कहीं पर भी। तो जो कश्मीरी हल्ला करते हैं वो इसीलिए करते हैं। सोचिए, आज हमें, हम लोग को, हमारे सामने एक परिस्थितियां कभी नहीं, तो हमें नहीं पता कि वो क्या झेल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि सब कुछ मिला हुआ। अब सोचिए जिनको ये मिला है, जब 2020 में लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगा तो लोग परेशान हो गए। आप सोचिए कश्मीर में वो चीज़ें परमानेंट है, जहाँ कुछ बवाल हो, दो चार छः, वहाँ तो, यहाँ तो लॉकडाउन में गनीमत थी कि इंटरनेट, टीवी चलता है ना। वहाँ जब बंद होता है ना, तो इंटरनेट, टीवी, फोन सब बंद हो जाता है, सब खत्म। सोचिए वहाँ अब तक 4G नहीं है, 3G नहीं है, सब 2G पे काम चल रहा है व्यवस्था। नहीं है तो नहीं है, जाइए। आपका 2 दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाए, देखिए क्या हालत होगी, अस्पताल पहुंच जाएंगे कई लोग। 2 दिन खाली इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ बंद होता है 6-6 महीना चला जाता है मामला। लॉकडाउन लगा जब 10 दिन, महीना 2 महीना रोका गया, वहाँ ऐसे उनको लिए तो वो तो पुराना था, उनके लिए तो ये तो बड़ी छूट वाली बात है कि अरे वाह, अब कम से कम टीवी तो चल जाएगा। वहाँ टीवी बंद कर देते, टीवी न्यूज सब बंद, खत्म, कुछ नहीं आई। तो वो परिस्थितियां आपने झेली नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। जैसे पता है ना, जब भारत गुलाम था तो लोगों ने आज़ादी नहीं देखी थी, तो उनको आज़ादी नहीं पता था। हम लोग आज़ाद हैं, हमने गुलामी नहीं देखी, हमें पता ही नहीं को क्या होता है। कभी उनसे पूछिए ये क्या होता है, तो बताएंगे कि ये होता क्या है। अभी हमने ये दबाव नहीं झेला, कभी सेना झेला ही नहीं आपने। कभी सेना झेले तो पता चलेगा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता क्या है। तो फिर पत्थर बरसाना शुरू करेंगे आप भी, देखते ही। क्या बरसेंगे, हाथ से पत्थर ही निकलेगा, गाली गलौज ही निकलेगा, सब में बातें नहीं निकलेंगी। समझ गए। तो ये सब बड़े खराब कानून है। ये क्या है, गड़बड़ है कि भाई एक स्वतंत्र देश जो मौलिक अधिकारों की बात करता है,
तो उसमें इस तरीके के कानून नहीं होने चाहिए, लेकिन है फिर। खैर उस पर नहीं जाते हैं। अब मुद्दा ये है कि हमारा संविधान देखने में, जैसे हम लोग मौलिक अधिकारों की जब बात करते हैं तो हमें संविधान ने बहुत सारे राइट्स दिए, बहुत सारे अधिकार दिए, ये बताया ना, घूमने फिरना, खाना पीना, सोना, सब दिया। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रखे गए हैं, कुछ कड़े प्रावधान भी हैं। तो कहने का मतलब हमारा संविधान केवल ढीला ढाला नहीं है, कुछ कड़े प्रावधान है। कौन से? 33 और 34 जैसे कड़े प्रावधान भी है, बस इनको फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कड़े प्रावधान है, बस लागू नहीं करते। तो गलती से मत समझिए कि संविधान बहुत ढीला ढाला है। कड़े प्रावधान है, बस उसको ज्यादा दबाव नहीं बनाते। क्लियर? क्योंकि देश में सबको हमें लेके चलना है, तो जहाँ जहाँ गड़बड़ी है वहाँ पर इन सब का व्यवस्था किया जाता है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना। कि जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मृत्युदंड नहीं है, हमारे यहाँ है। बचने के सारे रास्ते बताए गए हैं कि आप निचली अदालत से सजा मिले, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, राष्ट्रपति तक जाइए, जहाँ जा सकते हो जाइए। लेकिन अगर वो साइकिल सारी पूरी हो गई तो फिर फांसी तो चढ़ेंगे, क्योंकि सजाए मौत खत्म नहीं है। पहले बचने के रास्ते बताए गए कि बच सकते हो तो बच लो, सारी व्यवस्था है। अगर नहीं बच पाए तो फिर टंगोगे फांसी बेटा। कि कड़ा प्रावधान खत्म नहीं किया, बस फोकस नहीं करते ज़्यादा, कि ज़्यादा तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो ये मत समझिएगा कि संविधान में सारी व्यवस्थाएं बहुत ढीली ढाली हैं, व्यवस्थाएं हैं, सबके लिए हैं, लेकिन कड़े प्रावधान भी है। तो इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर 33-34 पर फोकस नहीं करते। फोकस नहीं करते क्योंकि ये स्वतंत्रता के क्या है? खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है। 33 और 34 किसके अगेंस्ट है? फंडामेंटल राइट्स के। ये कड़े प्रावधान। समझ गए? चलिए, अब एक सवाल आता है कि जैसे आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स हमें देती है हमारी संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लीजिए कि कोई विदेशी नागरिक है, वो भारत आया हुआ है, तो क्या विदेशी नागरिक मौलिक अधिकारों की मांग कर सकता है कि भाई उसको भी फंडामेंटल राइट मिले? फंडामेंटल राइट आपको बताया कि एक इंसान को, जब इसकी परिभाषा समझा रहे थे, बताया था कि इंसान को इंसान के तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितने न्यूनतम अधिकार होने चाहिए उसी को क्या माना गया? मौलिक अधिकार माना गया। तो वो मिनिमम है, सबसे कम, ठीक, इंसान के लिए। तो जो विदेशी नागरिक आया है वो भी तो इंसान है, तो एक मानवाधिकार के तरीके से उसको भी मिलना चाहिए, और मिलता है। यानी फंडामेंटल राइट्स विदेशी नागरिकों के लिए भी हैं, बस कुछ को छोड़ के। कौन कौन से हैं वो लिखिए। लिखिए 15, 15, 16, 16, 19, 19, 29, 29, 30, 30। कौन कौन सा? फिर से बोले कौन सा? इसको एक ही बार में याद कर लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30। समझ गया? अब उसको गोला घेर के लिख लीजिए। केवल भारत के नागरिकों के लिए, ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। केवल, भाई सबको घेर के लिखिए, केवल भारत के नागरिकों के लिए, ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी केवल किसके लिए है? भारत के नागरिकों के लिए। कोई विदेशी इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। नो फॉरेनर से क्लेम फॉर इट। कोई विदेशी इसकी मांग नहीं करेगा। किसकी मांग? 15, 16, 19, 29, 30 की मांग कोई फॉरेनर नहीं कर सकता। केवल कौन कर सकते हैं? भारतीय लोग कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब वही दूसरी भाषा में घुमा के दे दिया जाए कि कौन से, जो 6 आपको मौलिक अधिकार बताए, उन 6 में से कौन से मौलिक अधिकारों की मांग विदेशी नहीं कर सकते? बताइए। 6 मौलिक अधिकार बताए, उन 6 में से कौन कौन की मांग विदेशी नागरिक नहीं कर सकते? देखिए, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार में क्या क्या है? 23 और 24।
समझ गए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ था? क्या 25 से 28 तक। अनुच्छेद 32। ठीक। अब जैसे 15-16 है, 15-16 किस में आ जाएगा? समानता के अधिकार में आ जाएगा। 19 किस में आ जाएगा? स्वतंत्रता में आ जाएगा। 29 और 30 किस में आ जाएगा? शिक्षा और संस्कृति। यानी 4 ऐसे हैं। ठीक, इसको ध्यान से आराम से घर बैठ के कर लीजिएगा। छाट, इसको बिल्कुल ध्यान से छांटने के लिए है आपके पास। समझ गए ना? सवाल घुमावदार सवाल है कि ये इसकी मांग केवल कौन कर सकते हैं? भारतीय कर सकते हैं। अब कौन कौन सा अधिकार में कौन कौन सा आएगा? नंबरिंग आप करवाएं, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको। अब देखिए कि जैसे ये कुल आपको बताएं मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। इनमें से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ आर्टिकल्स आते हैं। अब ढेर सारे अनुच्छेद है, सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ खास पर है तो टिक कर लीजिए आप। एक अनुच्छेद पर आप निशान लगाइए 14 14, एक लगाइए 17 18 और इधर 23 24। 14 17 18 और 23 24। समझ गए? कितने हो गए? 5। तो और कुछ याद हो चाहे ना हो, ये पांचों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधिक समक्ष समता। 17 में क्या था? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। 18 में टाइटल्स। फिर 23 में, 24 में बाल श्रम। इन पांचों को आप अच्छे से, जनरली सीधे सीधे अनुच्छेद नहीं आएंगे, जनरली नहीं आते। इन चीज़ों के प्रोविजंस पूछे जाएंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब पूछे जाते हैं। बस आर्टिकल अगर आएगा तो यही आएगा, इक्का दुक्का आ गया वो अलग बात है, लेकिन ये पांचों आपको नहीं भूलना है किसी भी हाल में। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद कौन सा आएगा? भाग 4 पार्ट 4। चलिए पार्ट 4 को हम लोग देखेंगे कल। ठीक है।